जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं आलोचक, संपादक, लेखक डॉक्टर हरिराम पाठक जी के साथ दिल्ली से। हम लोग बातचीत कर रहे हैं अरुण माहेश्वरी का जो लेख है प्रमाता अनीहा क्यों? प्रमाता को लेकर उदासीनता क्यों? हिंदी समाज में खासकर हिंदी साहित्य और आलोचना में इसकी कमी देखी गई है और जिस तरह से उत्तर आधुनिकता की चपेट में हैं और पहली जो मैंने पिछली जो बातचीत हुई थी उसमें हम लोग ने यह इशारा किया था कि हिंदी आलोचना और साहित्य में जो है वो पाठ पर ही मूल रूप से जोर दिया जाता है ये जब से उत्तर आधुनिकता का जो जोड़ और बल आया है। जबकि हम लोग चाहते हैं कि उसका कम से कम प्रमाता के माध्यम से उसका कोई सामाजिक मूल्यबोध हो, उसका औचित्य हो, उसका अपना चेतना बोध हो और कहीं न कहीं वो सामाजिक सरोकार में वो अपनी ज़रूरी भूमिका निभाए। तो हम लोग अगर गोदान को इस रूप में देखते हैं और लेते हैं, प्रेमचंद का 1936 में बहुत चर्चित जो उनका निधन काल भी है, पुण्यतिथि भी उनकी है। तो आप उस उपन्यास को अगर प्रमाता के नज़रिए से देखते हैं तो किस रूप में लेते हैं? और कहाँ तक लगता है कि प्रमाता के माध्यम से हम लोग कहीं न कहीं ये जो उपन्यास है उसका सही आकलन कर सकेंगे? उत्तर आधुनिकता से अलग होकर के अगर हम देखें तो? जी। देखिए, उत्तर आधुनिकता से अलग होकर के यदि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, ज्ञान पद्धति है या प्रमाता है, उस आधार पर इसका विवेचन किया जाए, तो बहुत सारी बातें हैं जो गोदान में उभर कर आती है। पहली बात तो यह है कि यदि सामान्य उत्तर आधुनिकता दृष्टि से पहले विचार न भी करें, तो यह जब हम देखते हैं कि गोदान पर विभिन्न आलोचकों ने, समीक्षकों ने जो अपनी टिप्पणियां दी हैं, अपने विचार रखे हैं, उसमें प्रायः जमींदारी प्रथा और किसान से मजदूर बनते जो किसानों की स्थिति है, उसकी व्यथा कथा और ग्रामीण जीवन की जो दुर्दांत दुख है, विवशता है, अर्थ की कमी है, लाचारी है, बेहोशी है, इन्हीं सबों को लेकर के हमारे आलोचक कुछ न कुछ लिखते रहे हैं। लेकिन जब हम पूर्णतः भारतीय दृष्टि से देखेंगे, तो गोदान में गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। अब वहीं प्रमाता की बात आती है, ज्ञान की बात आती है और हम अपने उत्तर आधुनिकता से, चाहे आधुनिकता से हट करके गोदान का शास्त्रानुकूल विवेचन करते हैं, तो उसमें पाते हैं कि गो का मतलब केवल गाय ही नहीं है, गो का मतलब इंद्रिय भी है, गो का मतलब अस्मिता भी है, गो का मतलब वाणी है, विचार है, चिंतन है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि केवल गाय का दान, गोदान की दृष्टि से ही प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, या भारतीय मनीषा और भारतीय प्रमाता को भी कहीं न कहीं उन्होंने ध्यान में रखा था। क्या केवल गाय दान के बारे में ही इसमें लिखा है? तो यदि गाय दान के बारे में ही लिखा होता, तो तनखा है, मालती है, मेहता जी हैं, इन ऐसे पात्रों की कोई खास आवश्यकता नहीं लगती। इसलिए बहुत ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने मालती, तनखा, राय साहब या अन्य जो पात्र हैं कुछ, जो शहरी इलाके से जुड़े हुए हैं, इनको, मालती भी है उसमें, गोविंदी है, तो ये पात्र जो हैं बेकार से लगते हैं बहुत से आलोचकों को, क्योंकि गौदान से, गौदान या गोदान, गोदान से, गाय दान से जड़ित इनकी कोई भूमिका नहीं है। तो इस प्रकार का जो विवेचन है यदि हम करते हैं, तो पूरा उपन्यास एक पक्षीय हो जाता है, केवल होरी से संबंध रखता है वह, कि एक गाय का पालन नहीं कर पाता है होरी, एक गाय भी नहीं खरीद पाता है जिंदगी भर, और अंत अंत में ऐसा होता है कि उसकी मृत्यु होती है।
और मृत्यु के समय में जो गोदान कराया जाता है पंडितों के द्वारा, उसकी लालसा भी पूरी नहीं हो पाती है। तो आखिर यह अर्थ हम यदि गाय से ही केवल लगाएं गोदान का अर्थ, तो अन्य पात्र उपेक्षित रह जाते हैं और उनका सम्यक विवेचन नहीं हो पाता है। जबकि गोदान उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया है, प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। तो सर्वश्रेष्ठ किस आधार पर कहेंगे, जबकि आधे से अधिक पात्र इससे संबंधी, इस शीर्षक से संबंध ही नहीं रखते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में हम पूरे पात्रों पर दृष्टिपात करते हैं और उनके संवाद पर नजर दौड़ाते हैं, तब उस गहराई में जाते हैं जिसका जिक्र प्रमाता के रूप में किया जाता है। तो कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में हम लोग विवेचन करेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ तो संभव नहीं कि संपूर्ण रूप से विवेचन किया जाए, लेकिन थोड़ा बहुत किया जा सकता है। अब होरी को लेकर के चलेंगे तो होरी का तो जगह जगह पर सब दान किया हुआ है। मुख्य रूप से 4 जगहों पर कि मर्यादा की रक्षा के लिए 2 जून की नियमित रोटी तक का त्याग वह कर देता है, कि नियमित रूप से भोजन नहीं करता। और भोजन इसलिए नहीं करता कि चाहता है होरी कि हमेशा मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करके गाय खरीद लूं। दूसरी बात यह है कि गो पालन की लालसा के लिए भविष्य पीढ़ी का स्वाद सुख वह देना चाहता है। अपने पौत्र उसका जो मंगल है वह कैसे दूध पिए, इसके लिए भी वह मेहनत करता है। तो वह भी अपना गो दान कर देता है, अपनी इंद्रिय को दान कर देता है, अपना सुख दान कर देता है। वह उसका वह भविष्य पीढ़ी के लिए अपने इंद्रिय सुख का ख्याल नहीं करता। और बात है कि गौ दान वह कर रहा है तो हक और न्याय के लिए लड़ना, उसे कई ऐसे पात्र हैं जिसमें कहते हैं कि संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, अपने हक और न्याय के लिए लड़ना उससे भी बड़ा, नहीं लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। अतः गोदान का जो अर्थ है उसमें गौ का आत्मदान भी है, मर्याद है, बिरादरी और कर्ज में डूबा हुआ जो होरी है वह कैसे आत्मदान करता है, आत्महनन करता है, अपनी इच्छाओं का हनन करता है। तो जो होरी के संबंध में ये सब बातें हैं उसे सब लोग जानते हैं और इन्हीं के आधार पर विवेचन होता है। मैं थोड़ी दूसरी बात उठाने वाला था, इस बीच में यदि कोई आपका प्रश्न हो तो आप पुनः कर सकते हैं। नहीं, आप अपनी बात रखें, अपनी बात रखें। अच्छा, मैं दूसरे पात्रों का, जो पात्र शहरी पात्र हैं और उनको कहा जाता है कि ये कोई गोदान जो शीर्षक है उसके साथ सही तारतम्यता नहीं बिठा पाते हैं, लेकिन प्रेमचंद जैसा महान उपन्यासकार तो ऐसा नहीं कर सकता है। प्रेमचंद बहुत गहरे मजे हुए उपन्यासकार थे, जिन्हें उर्दू का बढ़िया ज्ञान था, अंग्रेजी की जानकारी थी बढ़िया, अपने ड्राफ्ट वो अंग्रेजी में ही लिखा करते थे। तो इन सब दृष्टियों से वो रूसी क्रांति के जो महानायक रचनाकार हैं उस समय के, गोरकी वगैरह, लोरका इत्यादि की रचनाओं को उन्होंने खूब पढ़ा था। तो प्रेमचंद ऐसी गलती नहीं कर सकते थे कि मात्र गौदान का संबंध केवल एक गोदान जो ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है मरने के समय में, बस उसी पर केंद्रित करके इतना लंबा चौड़ा शहरी नगरी बच्चे नौजवान सबका एक कथानक, एक उपाख्यान रचते। इसलिए इसका अर्थ कुछ अलग तरीका से देखना होगा, जहां गोदान केवल होरी के लिए नहीं है, सबके लिए है। पूरे पात्र में गोदान है, पूरे पात्रों में जितने पात्र हैं गोदान के सभी गोदान करते हैं। केवल होरी ही नहीं लालसा पाले हुए है, बल्कि सभी अपनी इच्छाओं को मार करके गोदान करते हैं। इस तथ्य को हमें समझना होगा। जैसे खन्ना की, उसमें खन्ना पात्र हैं जिनकी पत्नी गोविंदी है। गोविंदी को लेकर के पहले मैं शुरुआत करता हूं कि गोविंदी जो है वह एक बहुत ही सात्विक विचार की महिला है
और वह मेहता जो है, जो पात्र हैं, मेहता एक जगह कहते हैं कि पानी जो है वो शराब की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हुए भी शराब पर ही लोग ज्यादा टूट पड़ते हैं। गोविंदी मेहता से कहती है कि कुछ भी हो, मैं तो यह देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं, और शराब जितनी ही तेज और नशीली हो उतनी ही अच्छी, मतलब लोगों की नजर में है। तब वही मेहता यह भी कहते हैं, और मेहता से फिर वो कहती है कि मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। मतलब मेहता शराब पीते हैं और गोविंदी सीधे उनसे कहती है। गोविंदी अपने इस वाक्य के द्वारा मेहता को प्रकाश दान और दृष्टि दान करती है। गोविंदी का जो यह कथन है वह क्या है, इसलिए वह कहती है कि मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। मतलब यह कह करके मेहता को वो दृष्टि दान करती है, रास्ता दिखाती है कि आप यदि ऐसा करते हो, शराब पीते हो, तो छोड़ना चाहिए। मेहता भी लज्जित होकर के स्वीकार करते हैं कि मुझ में यह आसक्ति है। साथ ही वह संकल्प लेते हैं कि आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे न जाने दूंगा। यहाँ मेहता गोविंदी का आभार स्वीकार करता है और यह भी कहता है कि आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति का उद्धार कर लिया। अब जो है इस प्रसंग को यदि हम विचार करते हैं इस पर, तो गो का मतलब जननी भी होता है, माता होता है। गोविंदी यहाँ जननी के स्वरूप में प्रकट होती है, और माता जैसे अपने पुत्र का भला चाहती है, वैसे ही मातृ स्वरूप जो मातृ स्वरूपा जो गोविंदी है, वह चाहती है कि मेहता जो मतलब शराब लेते हैं वे इससे छुटकारा पा जाए, और वो सचमुच छुटकारा पा जाते हैं। तो यहाँ पर भी गोदान है, मतलब एक माता का दान दिखाया जा रहा है। एक माता जो है वह अपने विचारों का दान करती है, और उसके विचारों के दान से पुत्र स्वरूप जो भी व्यक्ति है, मनुष्य है, यदि उसके आचरण में परिवर्तन हो जाता है तो यह भी दान कहा जाएगा, यह भी गोदान है। गोविंदी वह है जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है। अतः यह त्याग का जो पाठ वह सिखाती है मेहता को, और मेहता उसी दिन से प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब वे एक बूंद भी शराब का नहीं जाने देंगे। तो यह भी एक हम गोदान, यदि इसको और बढ़िया से विश्लेषण किया जाए इसका पूरे जो कथानक है उसके आधार पर, तब बात कहीं और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। और जो पाठक वर्ग है, अब यदि सचमुच परमात्मा की बात हो रही है तो इससे हम परमात्मा से जोड़ेंगे कि नोअर क्या है, नॉलेज किसके पास है। नोअर का तो यदि हम दर्शन में प्रवेश करते इसको जाएंगे इसको तो थोड़ा सा इस रूप में देखा जाए कि जी। थोड़ा सा इसको और इस अर्थ भेद को या अर्थ को गहरा करने के लिए हम्म प्रेमचंद और उनका युग, जो रामविलास शर्मा की किताब है, काफी प्रसिद्ध किताब है, काफी चर्चित किताब है। हम्म तो हम लोग इसके मूल्य को टटोलने की कोशिश करते हैं दरअसल। हाँ। तो जो उनका लेख है, शुरुआत यूं होती है कि बंबई से प्रेमचंद ने जैनेन्द्र जी को एक पत्र में लिखा था, कर्ज कर्जदार हो गया था, कर्ज पटा दूंगा मगर और कोई लाभ नहीं। उपन्यास को दान के अंतिम पृष्ठ लिखने बाकी हैं, उधर मन ही नहीं जाता।
जी चाहता है यहाँ से छुट्टी पाकर अपने पुराने अड्डे पर जा बैठूं। वहां धन नहीं है मगर संतोष अवश्य है। ध्यान दीजिएगा, हाँ वहां हाँ, धन नहीं है मगर संतोष अवश्य है। यहाँ तो जान पड़ता है कि जीवन नष्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। यह जो पूंजी है, यह जो पूंजी की प्रतिष्ठा है, पूंजीवाद जो है, और पूंजीवाद के जीवन में जो लेखक की बेचैनी है, और उस बेचैनी में लेखक गोदान लिख रहा है। जीवन हम्म के अंतिम समय काल में, जब प्रकृति जो है एक लेखक के जीवन की जो यह लीला है वो समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और वहां पर यह जो है, यह जो है वो सोच रहा है, और अपने मित्र को या सहयोगी को या जूनियर साहित्यकार को पत्र लिख रहे हैं। अब हम्म आगे रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद ने जब गोदान लिखा था तब वह खुद भी कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। गोदान हाँ की मूल समस्या ऋण की समस्या है। इस उपन्यास में किसानों के साथ मानो वह आप बीती भी कह रहे थे। किसानों के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर वो उपन्यास लिख चुके थे। प्रेमाश्रम में बेदखली और इजाफा, लगान पर, कर्मभूमि में बढ़ते हुए आर्थिक संकट, और किसानों की लगान बंदी की लड़ाई पर। लेकिन कर्ज की समस्या पर उन्होंने विस्तार से कोई उपन्यास न लिखा था। गोदान लिखकर उन्होंने किसान की उस समस्या पर प्रकाश डाला जो आए दिन उनके जीवन को सबसे ज्यादा स्पर्श करती है। प्रेमचंद ने गोदान तब लिखा था जब मुंबई के फिल्म संसार को अच्छी तरह देख चुके थे। सिनेमा और पूंजीपतियों के अधिकार ने उन्हें लेखक की पराधीनता का कड़वा अनुभव चखा दिया था। वह अपने पुराने अड्डे पर आ बैठने के लिए व्याकुल हो रहे थे। गोदान का संसार और बम्बई का फिल्म संसार दो दो बिल्कुल अलग अलग और दूर दूर की चीजें थी। दोनों को देखकर अचानक यकीन भी न होगा कि वह एक ही देश के दो छोर हैं। बंबई में रहते हुए वो गोदान लिखने में मन न लगा पाते थे। वहां की आब हवा ही दूसरी थी। इसलिए प्रेमचंद ने गोदान में गांवों की प्रकृति, वहां के किसानों और उनके जीवन के बारे में ऐसे प्रेम से लिखा मानो ये अब बिछुड़ने वाले हों और अब इन्हें बार बार न देख पाएंगे। गोदान के वर्णन और चित्रण में एक अपूर्व आत्मीयता और तल्लीनता है जो प्रेमचंद के उपन्यासों में भी कम मिलती है। जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बम्बई गए थे प्रेमचंद जी, तो वहां जाने पर अब इसके उन्होंने। बाद जो हम लोग जो ये है कि दरअसल मूल्य कैसे आप होरी में और धनिया में और गोबर में देख रहे हैं, जो मूल्य प्रोफेसर में नहीं है, प्रोफेसर मेहता में नहीं है, मालती में नहीं है। मालती हम्म, को लेकर आगे बढ़ते हुए रामविलास शर्मा कहते हैं कि हाँ। मालती ने जो जो कुछ कहा था उसमें जरा भी अतियुक्ति नहीं। इसके लिए वह विलास से ज्यादा और किसी उद्देश्य के लिए है भी नहीं। मेहता हम्म, के अविवाहित रहने का एक कारण यह भी है कि उन्हें ऐसी स्त्रियां मिलती हैं जो स्वयं विलास का साधन बनने के अलावा और कुछ बनना ही नहीं चाहती। जी, बहुत क्लियर हो गया है अब ये। हाँ परमात्मा की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं और हाँ उसमें कोई मूल्य खोजने की कोशिश करते हैं, तो लगता है कि गोदान इसके लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है कि प्रेमचंद जिस मूल्य और को लेकर के लेखनी कर रहे थे, और मुंबई में रहते हुए हाँ। उनको जो उनकी छटपटाहट थी मूल्य बोध के लिए, जिसकी हम्म, कमी वो वहां देख रहे थे, और अंततोगत्वा उसको लात मार के ही कहा जाएगा छोड़ छाड़ करके अपने पुराने अड्डे पर आए थे। और उस आर्थिक संकट में भी उनको लगा था कि एक लेखक के तौर पर उस मूल्य को बचाए रखना है जो उत्तर आधुनिकतावाद हर हाल में खुशियां प्रदान करने की कोशिश करता है। और आदमी को कहा जा सकता है कि सुख और सुविधा और पूंजी तो देता है, लेकिन मटिया मेट भी मूल्य को कर देता है। तो बात यहाँ आकर के ठहरती है। जी। हाँ, और इसलिए प्रेमचंद को बम्बई छोड़ना पड़ा। बॉम्बे छोड़ करके वो आ जाते हैं उसी मूल्य की रक्षा के लिए। जिस मूल्य की रक्षा वहां रहते, वहां सिनेमा जगत में रहते हुए वो शायद पूरा नहीं कर पा सकते थे। उन्हें बार बार अपने यहाँ की याद आती है और वहां से लौटते हैं वो। ये बहुत बढ़िया जिक्र है। यही मूल्य है और इसी की रक्षा की गई है। लेकिन बात यह है कि मालती के विषय में जो मालती का चरित्र दिखाया गया है, मालती जैसी स्त्रियां आज भी है जो सहजीवन व्यतीत करती है। सहजीवन एक तरह से दिखाया गया है। मालती का जो मेहता के साथ है,
लेकिन उस सह जीवन में भी प्रेमचंद ने मालती का त्याग ही दिखाया है। मालती एक जगह कहती है मेहता से कि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ, और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं जो मैं न कर सकूं। और परमात्मा से मेरी यह विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे, हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए। और क्या चाहिए। अब आत्मा के विकास की बात कर रही है, तो जो मालती आत्मा के विकास की बात कर रही हो, उसे हम यह भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल आधुनिका है। ऐसी नारी है जो आजकल की जैसे सहजीवन वाली नारियां हैं, स्वार्थ प्रेरित है। तो स्वार्थ की बात वहां नहीं है, वह अपने आत्मा को विकसित करने की बात कह रही है। यहाँ पर भी परमात्मा जो प्रमाता की बात आती है, जो नोवर की बात आती है, वहां में हमें इसे जरूर देखना होगा। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर, अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके, अपने दुख सुख को अपने तक ही रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं। यह कोई मतलब बिगड़े चरित्र की स्त्री इस तरह की भाषा नहीं कह सकती है। देखिए इसका उच्चास है, मालती का जो काम सुख है, उस काम सुख जो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख का वो त्याग करती है, और मेहता के चरित्र को ऊपर उठा करके वो यह कहती है कि हम एक साथ रह करके समाज को बदलने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए काम कर सकते हैं। तो यह भी देखिए, यह भी मालती का त्याग ही कहा जाएगा। गो का त्याग, गो मतलब इंद्रिय सुख। जिस इंद्रिय सुख की प्राप्ति उसे मेहता के साथ होनी चाहिए, उस इंद्रिय सुख का ही वह दान कर देती है। तो गोदान शब्द यहाँ पर भी चरितार्थ होता है, केवल होरी के साथ ही नहीं। इसलिए अन्य पात्रों के साथ यदि हम देखते हैं गोदान की प्रवृत्ति, तो गो का अर्थ इंद्रिय है, गो का अर्थ वाणी है। इन सब दृष्टिकोणों से यदि हम लगभग अधिकांश पात्रों को तौलते हैं, मापते हैं, तो हमें लगता है कि गोदान की परिव्याप्ति और अधिक हो जाती है, उसकी अर्थ व्याप्ति और अधिक हो जाती है। वह मेहता को ऊपर उठाना चाहती है, नीचे ले जाना नहीं चाहती। नीचे ले जाना मतलब इंद्रिय सुख में लिप्त रह करके और केवल उतनी ही तक अपनी जिंदगी समाप्त कर देना, ऐसा मालती नहीं चाहती है। और वह एक जगह कहती है कि तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में, माने दाम्पत्य जीवन के कारागार में बंदी नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था, इसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था, मैं इसको नीचे की ओर न ले जाऊंगी। तो ऐसी उक्तियां हैं। हमारे यहाँ का जो महत्व है ना, जैसे उपनिषदों में केवल संवाद ही है, शिष्य अपने गुरु से संवाद करता है, और वह संवाद जो है वो तर्कपूर्ण भी है और जिज्ञासापूर्ण भी। अधिक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा के कारण थोड़ा तर्क आता है। तर्क मतलब उस लेवल का तर्क नहीं है, उस स्तर का तर्क नहीं है जहां एक दूसरे को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करे, बल्कि यह तर्क जिज्ञासा के धरातल पर है। तो उपनिषदों में जो संवाद दिखाए गए हैं, और बाद में चल करके कुछ पुराणों में है, पुराणों में कथाएं ज्यादा ढक देती है संवाद की जगह पर, लेकिन उपनिषद में संवाद है। और प्रेमचंद का मैं कोई भी उपन्यास पढ़ता हूँ तो उसमें संवाद की बहुत जो ताजगी, जो तीक्ष्णता और संवाद में जो विवेक है, वह हमें मोह लेता है, वह सूक्ति बन जाती है। तो जिसको व्याख्या के रूप में परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, व्याख्यात्मक पंक्तियां इतनी जानदार होती है, इतनी धारदार होती हैं कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। जैसे आपने कुछ उपनिषद की बात कही, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम्म तो उसमें जैसे आप देखेंगे
कि बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषद में। में, तो आप उसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि तैत्तिरीय उपनिषद को देखते हैं, तो उसमें भी कहा गया है कि जो वह उन्हें मनोमय आत्मा को समर्पित करती है, जिसे कि परम सत्य की प्राप्ति से पहले जीतना होगा। उसी तरह से कठोपनिषद में देखिए कि आत्मा को तर्क से नहीं, अध्यात्म योग से जाना जाता है। बिल्कुल। चीज को हम लोग परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे, उसकी कितनी लंबी प्रक्रिया है जो अरुण महेश्वरी जी बताते हैं, उसको देखना होगा कि सत्य की प्राप्ति बुद्धि के बल से या बहुत अध्ययन से नहीं होती है। नहीं, जो तर्क की बात हम कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का महत्व दर्शाया गया है तो वो तर्क को, लॉजिक को। और यह भी आप देखेंगे कि पूरे वेस्टर्न की जो फिलॉसफी है, मूल रूप से पूरे वेस्टर्न की फिलॉसफी, दर्शन को भी देखेंगे तो उसमें तर्क की ही दुनिया को सर्वोपरि माना गया है। बिल्कुल तर्क है। तो यहाँ जो कहा गया है कि आत्मा को तर्क नहीं बल्कि अध्यात्म योग से जाना जाता है। सत्य की प्राप्ति बुद्धि के बल से या बहुत अध्ययन से नहीं होती है, बल्कि उसकी इच्छा ईश्वर में शांति से केंद्रित हो जाती है। सत्य उसके सामने प्रकट हो जाता है। हम ईश्वर को ज्ञान के प्रकाश से ज्ञान प्रसादेन अनुभव करते हैं। जी हाँ, यह बात सत्य है कि अध्यात्म के द्वारा ही हम आत्म को, परमात्मा को जान सकते हैं। वहां तर्क नहीं है, इसीलिए उपनिषदों में तर्क नहीं, अब जिज्ञासा है। जैसे जो हम कह रहे थे कि बृहदारण्यक उपनिषद में वो बहुत, अभी इन सब उपन्यास तैत्तिरीय से आते हुए, कठोपनिषद से आते हुए बृहदारण्यक में एकदम सीधे स्पष्ट कर दिया गया है कि यह शिक्षा है कि जो अपनी निष्ठा बुद्धि में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह शिक्षा है कि जो अपनी निष्ठा बुद्धि में रखते हैं वे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, पर जो बालकों जैसे हैं वे उसकी सत्ता को अनुभव कर लेते हैं। बाल भाव में विनम्रता, ग्रहणशीलता या शिक्षणीयता और तत्परता से खोज शामिल है। बिल्कुल। उपनिषदकार कहते हैं कि हमें पांडित्य का अभिमान छोड़ देना चाहिए। आत्म त्याग, जिसमें बुद्धि और शक्ति के गर्भ का त्याग शामिल है, आवश्यक है। बुद्धि की निर्मलता बुद्धि की संकुलता से अलग चीज है। दृष्टि की निर्मलता के लिए हमें बालकों का सा वो स्वभाव होना चाहिए जिसे हम इंद्रियों के उपशमन, हृदय की सरलता और मन की स्वच्छता से प्राप्त कर सकते हैं। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। अध्यात्म के स्तर पर तो ये सारी बातें सच है कि बाल सुलभ, जो हमारा माने बालक के समान, जिस तरह बालक के अंदर जिज्ञासा होती है कि वो चंद्रमा है, वो क्या है आकाश में, बार बार अपने माँ से, पिताजी से, दादी से प्रश्न पूछता है, वैसे ही एक जिज्ञासा है। वहां तर्क नहीं है और वहां बुद्धि से काम नहीं लेना है। बुद्धि से काम जहां लेंगे वहां तर्क होगा, वहां विमर्श होगा, वहां बहुत सारी बातें होगी। लेकिन आत्मिक स्तर पर जो ऊंचाई प्राप्त करनी है जब, इसलिए देखिए, बहुत बढ़िया बात है कि आपने इसे उपनिषद से जोड़ा। मैं उतना नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि हम लोग कथा वस्तु के आधार पर विवेचन करेंगे, लेकिन कथा वस्तु से भी हट करके गोदान का विवेचन हो सकता है। यह बात स्पष्ट हो रही है अब। पूरी कथा वस्तु से, कथा वस्तु को बिल्कुल पकड़ करके, जिद करके, हठ पूर्वक हम उसी के इर्द गिर्द यदि चक्कर काटते रहेंगे तो प्रेमचंद का जो मूल काम्य रहा होगा, जिस भौतिकता का उन्होंने त्याग किया बंबई से लौटते वक्त, जिस पूंजीवाद का उन्होंने अनुभव किया था और फिर अपने घर की ओर लौटना उन्होंने श्रेयस्कर समझा, तो उस चिंतन में, उनकी उस समझ में यदि हम अंदर तक प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक उनके इस अंतिम उपन्यास की सही समीक्षा नहीं कर पाएंगे। अध्यात्म की, हालांकि उस समय भी जो होरी मुख्य पात्र है उसमें आध्यात्मिक चिंतन बहुत गहरे नहीं है, क्योंकि वहां पर जो किसान है वो उस गहराई तक नहीं जाएगा जिसको रोटी के लाले पड़े हैं।
जो एक गाय के लिए तरस रहा है, वो उतने अध्यात्म की ओर नहीं जाएगा। नहीं तो आध्यात्मिक भावना वह गैर पूंजीवाद के तरफ जो आक्रोशपूर्ण दृष्टि है, जो उस समय अभिव्यक्त हो रही थी, 1936 की बात है, वहाँ प्रगतिशील आंदोलन या नया नया ही आया था तो क्या है, लेकिन प्रेमचंद को उस आंदोलन की भनक बहुत पहले से थी, 1920-21 से ही वो जानते थे। तो बात यह है कि फिर भी होरी को उस रूप में प्रतिवाद करते हुए नहीं दिखाते हैं, एक समरस के रूप में, एक सामाजिक सच्चाई के रूप में होरी जो है चल रहा है। और जो नहीं नहीं, उनको, इसको थोड़ा सा जो रामविलास शर्मा कहते हैं उसको थोड़ा सा समझा जाए। हाँ, जिसको आप कह रहे हैं कि प्रतिवाद और ये नहीं दिखता है, वो कहते हैं रामविलास शर्मा, वो संघर्ष में पराजित नहीं हुआ। जब कंकर खोदने का काम शुरू करता है तब मानो एक नया जीवन शुरू कर रहा हो। हीरा से मिलकर उसे बेहद खुशी होती है। जिस दिन वह लू लगने से मरने को होता है, उस हाँ, दिन उसकी मानसिक दशा यह थी। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र और उसकी विजय पताकाएं हैं। होरी का चरित्र भारत के अजय किसान का चरित्र है। गोदान उसके भगीरथ परिश्रम की गाथा है। जी। हाँ, ये मतलब एक सकारात्मक पहलू है इसका, और सकारात्मक पहलू पर तो हम जाएंगे ही, क्योंकि जो जीवटता है होरी की अपने कर्म के प्रति, तो उसे कोई भी संदेह नहीं है, कहीं पर भी उसकी व्यवस्था, वह लाचारी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो कर्म करते हुए आदमी अपना जीवन समाप्त कर देता है, उसमें कम से कम उसे अपने कर्म के प्रति तो आस्था रहती ही है, सुख रहता ही है कि हमने कर्म किया। कोई फल नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह उसकी पराजय है। फल नहीं मिलना पराजय नहीं है। कर्म करना है, कर्म करता रहा। जिस कंकड़ खोदने का उदाहरण दिया जा रहा है, रामविलास शर्मा जी ने दिया है, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, कर्म की संस्कृति रही है जय और पराजय, ये तो हर एक जगह है, केवल मजदूर वर्ग में और किसान वर्ग में नहीं है। बहुत बड़ा पूंजीपति है, उसे भी कहीं जीत मिलती है, कहीं पराजय, यह एक अलग बात है। लेकिन जो मेहता और मालती को लेकर के जो बातें हैं, मैं खासकर मालती पर यह प्रकाश डाल रहा था कि वह यह कहती है कि अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है, तब मैं अपना काबू चलते तुम्हें उधर से हटाऊंगी। कर सांसारिकता की ओर तुम्हारा मन लपक रहा है, तो मुझमें जितनी ताकत होगी, मैं अपनी ताकत से तुम्हें उधर से हटाऊंगी। तो मालती के चरित्र को हम किसी भी हालत में कमजोर नहीं कह सकते हैं। और ये सारे जो हैं, ये सारी ताकतें जो हैं जुटती हैं, वह जो होरी को मजबूत बनाने के लिए ही, होरी का पक्ष मजबूत बनता है इससे। और मुझे तो ये लगता है कि हालांकि बहुत लोगों को ये बात रुचेगी नहीं, जहां होरी की जो व्यवस्था कहीं दिखाई देती है, पराजय तो बिल्कुल नहीं है। रामविलास शर्मा जी ने जो भी कहा है, उन्हीं के स्वर में मैं स्वर मिलाते हुए कहता हूं कि होरी की पराजय कभी भी नहीं है। या कोई भी किसान जब लड़ता है, अपने खेत में काम करता है, जीवन से संघर्ष करता है, अभावों से जूझता है, तो किसान कभी नहीं कहता है कि मैं बहुत अभाव में हूँ, बहुत दुख तकलीफ में हूँ, बाढ़ से सारी फसल मारी गई है, चाहे लू लगने से ज्यादा खेत में जल गई फसलें। ये सब रोना नहीं रोता है किसान। वह कहता है कि जो लिखा है वो हो गया, बस इतनी सी बात समाप्त हो जाती है। लेकिन जो शहर के व्यक्ति हैं, जिनका चित्रण गोदान में प्रेमचंद जी करते हैं, उन लोगों में भी जो चरित्र है उसका उत्थान ही देखते हैं, कहीं चारित्रिक पतन नहीं दिखाई देता है। तो क्या हम गोदान का एक महत्वपूर्ण पात्र कि वह भी अपने जीवन का कुछ दान करते हैं, ऐसा मान सकते हैं? यह एक नजरिया है मेरे देखने का,
या और भी लोगों ने इसे देखा है, इस ओर इशारा किया है। तो इस तरह से हम यदि समग्रता में मूल्यांकन करते हैं गोदान का और प्रमाता का ध्यान रखते हुए, तो ज्ञान का विस्तार तो इस तरह से ही होगा। केवल होरी में ही वह चीजें न खोजी जाए, अब इसका विस्तार होना चाहिए। चाहे जितनी जो रचनाएं हैं प्रेमचंद की, खासकर बाद की, उनके अन्य उपन्यासों में रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, सेवा सदन है, निर्मला है, उनके उपन्यासों में प्रेमाश्रम वगैरह, तो उनके उपन्यासों में तत्कालीन समस्याओं को ही उठाया गया है। सेवा सदन में जो तत्कालीन समस्या है वेश्यावृत्ति की, उसका कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए उसे, वह प्रश्न है। निर्मला जो है एक बहुत बेजोड़ उपन्यास है। तो सब समस्याओं को उन्होंने दिखाया। जैसे रामविलास शर्मा ने कहा है कि कर्ज की जो समस्या है, किसान कर्ज लेते हैं और कर्ज में किस तरह जन्म लेते हैं, कर्ज में ही जीते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं। यह बहुत पुरानी कहावत है अंग्रेजी में। तो यह तो दिखाया गया है कर्ज के थपेड़े कैसे सहते हुए वह जाता है। प्रेमचंद के लिए यह बहुत नई बात नहीं थी, हर एक उपन्यास में उन्होंने कुछ न कुछ इस तरह का दिखाया है। सामंती युग था, लेकिन अन्य पात्रों का जो महत्व है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, और होरी का जो चरित्र है उसकी जो व्यवस्था है उसके साथ जोड़ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। हमें और भी बहुत ही विस्तार से इसको देखना चाहिए कि अंत में। जैसे और इसको समझने के लिए कुछ देर के लिए, हाँ। कि अगर बृहदारण्यक उपनिषद को ही एक उदाहरण के तौर पर लें, कि हम्म, आध्यात्मिक जीवन के अनुसरण के लिए आध्यात्मिक अभिरुचि आवश्यक है। हम्म, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी समस्त पार्थिव संपत्ति को अपनी दो पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी में विभाजित करने का प्रस्ताव रखते हैं। हाँ हाँ। मैत्रेयी पूछती है कि क्या धन संपत्ति, क्योंकि हम उत्तर आधुनिकता और पूंजीवाद नहीं। और जो माने इसका काला जो चेहरा है आधुनिकता का, जो काटता है, एकदम व्यक्तिवादी बनाता है, हाँ और हाँ प्रमाता जो है समाज की ओर, मूल्य की ओर और चित्त बोध की ओर समावेशी बनाता है। एक समावेशी चरित्र का निर्माण करता है प्रमाता, जिससे हाँ। हमारा समाज कट गया है। चूंकि हम लोग पश्चिम के अंधाधुनीकरण में चले गए हैं, कहीं ना कहीं फंस गए हैं। तो हम्म, कात्यायनी और मैत्रेयी में विभाजित करने का प्रस्ताव रखते हैं। मैत्रेयी पूछती है कि क्या धन संपत्ति से मेरा से भरा संपूर्ण जगत उसे अनंत जीवन प्रदान कर सकता है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, नहीं, तुम्हारा जीवन केवल उन मनुष्यों जैसा हो जाएगा जिसके पास बहुत कुछ है, पर धन संपत्ति से अनंत जीवन की कोई आशा नहीं की जा सकती। मैत्रेयी हम्म, तब जगत के ऐश्वर्य को ठुकराते हुए कहती है, जो मुझे अमर नहीं बना सकता उसका मैं क्या। अब समझिए, परमाता हाँ प्रमेय तक जो बात कहते हैं, वो हाँ आप उत्तर आधुनिकता में आप जीवन के जो सर्वांगीण जो सोच है, जो जिसको कहते हैं कि आप जहां पर मूल्य की निर्मिति करते हैं, उसी से जब आप कटे हुए हैं, तो आप कैसे उस चीज को आप पाठ 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 की एक जो प्रक्रिया है उसी में आप जूझते रहते हैं। उसका भी उदाहरण छोटा सा मैं दूंगा आपको। तो नहीं इस। मैत्रेयी तब जगत के ऐश्वर्य को ठुकराते हुए कहती है कि जो मुझे अमर नहीं बना सकता। अमर, वो समझ जाइएगा, अमर कोई अहंकार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब सही बात। हाँ हाँ, मैं समझ रहा जी, हूँ, बहुत जो बढ़िया उदाहरण आप मुझे दे रहे हैं। हाँ। अमर नहीं बना सकता उसका मैं क्या करूंगी। हाँ याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी की आध्यात्मिक पात्रता को स्वीकार करते हैं और उसे सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश देते हैं। जी। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि किस पर ध्यान दिया गया है हमारी उपनिषद में। यह उदाहरण इतना पुष्ट और इतना सम्यक है, इतना सामाजिक है। अब देखिए, हमारा तो पूरा ही तंत्र जो है वो आध्यात्मिक रहा है। सनातन का पूरा तंत्र ही आध्यात्मिक रहा है, सब ओर से उपनिषद का यही उद्देश्य रहा है। और उसमें मैत्रेयी का जो आपने उदाहरण दिया, ये सब बहुत बड़ी बात है। और मतलब त्याग का महत्व दिखाया गया है हमारी उपनिषदों में। हम मेरे मन में जो प्रश्न उठता है बार बार, वह यह है ना
कि आप दर्शन के द्वारा साहित्य का एक सिद्धांत स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जो रचनाएं हैं उसकी समीक्षा का आधार क्या होगा? हर एक रचना को दर्शन के आधार पर समीक्षित नहीं किया जा सकता है। गोदान को आप ले सकते हैं, क्योंकि गोदान में दर्शन की ओर मालती और मेहता के कथन बहुत जाते हैं। इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि जिस समय प्रेमचंद यह उपन्यास लिख रहे थे, हाँ। उस समय एक तरफ वो पूंजीवाद को लात मार रहे हैं, चमक दमक की दुनिया को लात मार रहे हैं। उससे उनका जो है कहीं ना कहीं उनकी आत्मा मरती है, उनकी नैतिकता मरती है, इस बात को स्वीकार हाँ करते हैं। हाँ 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 रामविलास शर्मा उसी ओर इशारा भी कर रहे हैं। हाँ, वही उसी बिल्कुल। समय देश में आंदोलन की आजादी के लिए लड़ाई भी चल रही है। हाँ उसमें वो डर एक दिखाते हैं कि अगर आजादी की लड़ाई में अगर ये मूल्यबोध है, ये जो संघर्ष चल रहा है, अगर वो अपने जीवन के नैतिक मूल्यबोध को अगर हम खो देते हैं, चकाचौंध की दुनिया में ही रह जाते हैं, वही में अपने आप को खपा देते हैं, या जो पीढ़ी आएगी, राजनीति की जो पीढ़ी आएगी, जो हमारे शासक होंगे, अगर इस अंतर को नहीं समझ पाते हैं, होरी हाँ धनिया और गोबर के चरित्र और उसके नैतिक मूल्य को नहीं समझ पाते हैं, जो प्रोफेसर मेहता, मालती और खन्ना और राय साहब के नेचर के लोग होंगे, जो गद्दी पर बैठ जाएंगे, वो कहीं न कहीं इन सब की हत्या कर देंगे। सीधे कह रहे हैं, मैसेज है तो हाँ उसमें आप बच नहीं पाएंगे। और 70 साल के अगर और 75 साल की अगर आजादी में देखें और हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसमें अब तो बात यह साबित ही हो गई कि 85 और 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और उसकी बार उसको आप एक तमाशा की तरह उसको पेश कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, जबकि अपने लिए इन्होंने जो सुविधाएं तय कर ली है वो राय साहब हो गए हैं, वो एकदम हाँ सीधे सीधे राय साहब हो गए। इस हाँ चीज को हाँ हाँ समझने की जरूरत है। हाँ इसमें आप कैंपस को भी ला सकते हैं। प्रोफेसर मेहता और मालती तो पूरे कैंपस में भर गए हैं आपके। उसमें हाँ किस हाँ नैतिकता की बात हो रही है? आपके कैंपस में जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्रोफेसर हैं और प्रोफेसराइन जो है, तमाम तरह की जो ये प्रक्रियाएं हैं शिक्षण और पद्धति की, हम्म। इस इशारा को समझने की जरूरत है। हाँ, ये सबको समझने की आवश्यकता है। इस फलक को यही कहते हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि इस पर जो है मैंने विस्तृत रूप से हमारी जो समकालीन परिस्थिति है उसके साथ जोड़ेंगे कि जो उस समय 1936 में घटनाएं घटित हो रही थी वो आज भी है और उसी रूप में है, बल्कि उससे और जटिल हो गई है। यहाँ कोई भी गोदान उपन्यास का कोई भी पात्र अपनी प्रासंगिकता नहीं खो रहा है। अब देखिए, होरी को एक गाय के लिए जो होरी तरस रहा है, आज हम जाते हैं सुदूर गांव में, बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग ये 5 किलो अनाज देने से थोड़े कुछ होता है। सरकार तो एक प्रलोभन दे रही है बच्चों को, चाहे स्कूल में खिचड़ी खिलावे या अनाज दे 5 केजी, या चाहे कुछ भी। लोग भी समझ गए हैं, जो लोग 5 किलो अनाज उठा रहे हैं वे लोग खुद ही इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या है, कब तक ये चलेगा। सरकार तो ऐसी व्यवस्था करे जिसके आधार पर उसे रोजगार मिले, अनाज न मिल करके रोजगार मिले, जीविका निर्वाह हो। तो ये छोटे मोटे लुभावने हैं, ये तो सरकारों के चोचले हैं, अपने अपने पक्ष में वोट की राजनीति है, इसे आप कह सकते हैं। इसे समाज का कुछ भला होने जाने वाला नहीं है। यह तो एक खेल है, और इस खेल को तो बहुत बड़े अवसंवाद। अब देखिए, ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है, हर एक पात्र का एक महत्व है, हर एक पात्र एक अलग स्थिति को चरितार्थ करता है। तो बृहद पैमाने पर जिसका मूल्यांकन किया जाएगा तो इसके लिए लगातार कुछ समय चाहिए। आपने राजनीतिक बातें उठाई है, बहुत बड़ी है। और राजनीतिक, आज की जो राजनीति है, आज के जो सामाजिक माहौल है, भाषा को लेकर के लड़ाई अभी भी चल रही है, जबकि ये बहुत पुरानी लड़ाई है। आज देखते हैं कि कहीं पर मैंने तो देखा था कि मराठी को लेकर के 10 आदमी घेरे हुए हैं कि मराठी बोलो, मराठी में कसम खाओ, और उसको थप्पड़ बरसा रहे हैं लोग। धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के जो बातें उठ रही है वो सबके सामने है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये कहते हैं कि अब उस समय के मेहता हो या अन्य जो पात्र हैं वे हैं। हाँ, तो इन सब बातों को जब हम अंदाज लेते हैं
तो हम देखते हैं कि भाई इसका अर्थ कई रूपों में करना पड़ेगा, कई तरह से अंत इसका। अंत में अब समझने के लिए ये कितने जो उत्तर आधुनिकता वाले जो, अब ये विनोद शाही अपनी एक किताब है उनकी, हिंदी आलोचना की सैद्धांतिकी, उसमें बस हाँ। थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि यहाँ यह सवाल उठाना गैरवाजिब नहीं है कि ध्वनि या व्यंग हम्म। अभिजातवादी धारणाएं क्यों हैं। सोचिए, अच्छा, अब बताइए, ये अभिजात्यवादी धारणाएं हो गई। इनसे आप अभी परमात्मा की बात कर सकते हैं, इनके साथ कोई संवाद आप स्थापित कर सकते हैं। अभी कहाँ संवाद स्थापित करेंगे, उनके विषय में हम लोग इन्होंने बात कर। इन्होंने जिसको कहा जाता है कि ब्लूमफील्ड से लेकर के नॉम चॉम्स्की तक, सस्योर तक, सभी ने इस चीज को, यहाँ की मैक्स मुलर तक ने ध्वनि, और जो कि अरुण माहेश्वरी जी की किताब भी है जो ये अथातो चित्त जिज्ञासा, उसमें हम्म। ध्वनि को लेकर ही, प्रतिविज्ञा दर्शन को लेकर ही, आनंद वर्धन और अभिनव गुप्त को लेकर ही तमाम चीजें हैं, और यहीं से हम्म। प्रमाता तक वो आते हैं कि प्रमाता तक की बात वो करते हैं। जहां पर हम्म। प्रमाता होने का मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी साहित्य कटा हुआ है, उसमें विनोद शाही जैसे लोग जो हम्म। सीधे लिख रहे हैं कि यहाँ यह सवाल उठाना गैर वाजिब नहीं है कि ध्वनि या व्यंग अभिजातवादी धारणाएं क्यों हैं। क्या कहिएगा, आखिरी सवाल। हाँ हाँ, देखिए, ये तो विनोद शाही जी की बात है, उनके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखी है। और उसी पर है, फिर अभिजात्यवादी धारणा क्यों, एक एक धारणा को वो अभिजात्यवादी कहते हैं, और वही धारणा जो पश्चिम से आती है उसको वे अभिजात्यवादी क्यों नहीं कहते हैं। पश्चिम की जो धारणा है, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, उसका तो बहुत समर्थन करते हैं, और उसी के आधार पर हमारी पुरानी जो पुस्तकें हैं उसका विवेचन भी करते हैं। तमस का भी उन्होंने विवेचन किया है, भीष्म साहनी का जो उपन्यास है तमस का, उसी उत्तर आधुनिकता के आधार पर, उत्तर आधुनिकता के आधार पर पतंजलि के भाष्य का वो विवेचन करते हैं, उत्तर आधुनिकता के आधार पर ही सैद्धांतिकी रचते हैं। तो एक तो खुद ही जो अभिजात्यवादी जो है, संस्कृति का वो पक्षपाती है, लेकिन उनका अभिजात जो है वो पश्चिमी है। और पूर्वी जो अभिजात्यवाद है, जिसको हम लोग अभिजात्यवाद नहीं मानते हैं, ध्वनि को या आदि जो संप्रदाय है उसको, वो हमारे साहित्यिक विमर्श की चीजें हैं, उसको अभिजात्यवादी मानते हैं। तो आखिर उनका अभिजात्य है क्या? उनका अभिजात्य है पश्चिमी साहित्य का मनन करना, चिंतन करना, और उसको तर्क के आधार पर थोपना कि यही सही है। जब इस चीज को थोपेंगे तो उनका तो पक्ष स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल। लेकिन आपने जो पंक्ति कही है, इसका तो खुल करके विरोध होना चाहिए। इस तरह की बात भी कोई आलोचक यदि प्रस्थापित करता है अब हमारे समाज में, तो इसका मतलब कि वो देना क्या चाह रहा है। सारी चीजें हमारी अभिजात्यवादी है, जो उपनिषद है वो भी तो अभिजात्यवादी है। लेकिन एक तरह उन्होंने एक समय मुझसे कहा था कि हम दर्शन से भाग क्यों रहे हैं। हमारा तो पूरा साहित्य ही दर्शन है, रस शास्त्र से लेकर के जो औचित्य संप्रदाय तक है, पूरा दर्शन ही है। दार्शनिक आधार पर इसका विवेचन हुआ है, और उस ऐसा दर्शन है कि उसको साहित्य में भी ज्यों का त्यों हम अपना लेते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यही बात है, उसका खंडन होना चाहिए। और आपने इस प्रश्न को उठाया, इसके विषय में सभी जो चिंतक है उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए कि कोई आदमी ऐसे ही अनाप शनाप क्यों बोल देता है बिना मतलब की बात। उनके चिंतन का आधार क्या है, तो वो ढूंढा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा आपके चिंतन का आधार क्या है, क्या सोच रहे हैं आप। जी, हाँ, यही तो बात है। आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे। नमस्कार, जी। नमस्कार। जी हाँ। नमस्कार।